नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफ़ॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। जैसा कि आपको पता है कि ये एनसीईआरटी के वीडियोज़ ख़ास तौर पर रिकॉर्ड किए जा रहे हैं हमारे साथी अध्यापकगण के लिए और जो स्टूडेंट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, ताकि वो एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़कर गहराई से समझ सकें और उन्हें एनसीईआरटी में किसी प्रकार की कोई डाउट न रहे। यदि फिर भी आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके प्रत्येक कमेंट का जवाब दिया जाता है। आप चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाइए, आपको सभी विषय लाइन टू लाइन समझाए गए हैं। यदि कोई ऐसा चैप्टर है या फिर कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आता, तो आप स्पेशल तौर पर कमेंट कर सकते हैं कि सर ये टॉपिक करवा दीजिए, तो वहाँ से आपको उसका लिंक भी दे दिया जाएगा। तो आज हम बात करते हैं हमारे आज के लेक्चर की। आज हम डिस्कस करेंगे जो आपका लास्ट लेसन है उसके क्वेश्चन आंसर। लेसन नंबर 7 उत्पादन के कारक है, उसके क्वेश्चन आंसर हम करेंगे। हम पहले 6 लेसनों के क्वेश्चन आंसर कर चुके हैं और उनकी भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। हाँ, आप पूछ रहे थे कि क्लास 8 के जो है ना प्लेलिस्ट है उसको अलग बना दीजिए, तो आपकी डिमांड पे हमने एनसीईआरटी बाय विक्रम क्लास 8 नाम से यूट्यूब चैनल बना दिया गया है। उस यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जब आप जाएँगे, तो आपके सामने सिर्फ क्लास 8 की ही प्लेलिस्ट मिलेगी। जो सब्जेक्ट चल रहे हैं वो सबकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी और आप प्लेलिस्ट में जाके कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं हमारा आज का लेक्चर में। तो मेरा एक ही मानना है कि आपको क्वेश्चन रटने नहीं है, आपको क्वेश्चन क्या है समझने हैं भी। रट लिया, भूल जाओगे 2-3 बार, फिर रट लिया, फिर भूल जाओगे। लेकिन एक बार आपने समझ लिया ना, फिर आपको ताउम्र आपके बच्चे होंगे उनको भी आप पढ़ा सकते हो। तो उसी आधार पे हम आज करेंगे। तो आपसे पूछा गया उत्पादन के कौन-कौन से कारक हैं? उत्पादन होता है किसी चीज़ को बनाना भी, ठीक है? मान लो कि आप कोई कंपनी लगा रहे हैं। क्या है, आप कोई कंपनी लगा रहे हैं, तो आपको क्या करना उत्पादन करना। कंपनी किसके उत्पादन करने के लिए, कोई भी चीज़ बनाने के लिए, तो उसके लिए आपको कौन-कौन सी चीज़ें चाहिए भी, ठीक है? तो वो आपसे पूछा गया, आप खुद से एक बार दिमाग लगाइए कि कौन-कौन सी चीज़ें आपको चाहिएगी, ठीक है? और आपके मन में आ गया होगा सर पहले तो आपको भूमि चाहिएगी, ठीक है? जहाँ पे फैक्ट्री लगानी है। उसके अलावा हमें क्या चाहिएगा, धन चाहिएगा, मशीनें वगैरह चाहिएँगी, उसके बाद मज़दूर चाहिएँगे और हमारे अंदर वो कैपेसिटी होनी चाहिए कि हम ये चाहें कि मशीनें लगाएँ। चीज़ें क्लियर? तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए वैसे तो आप इसका डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं कि 4 कारक आपके ये हैं, लेकिन थोड़ा-सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाएँगी। तो सबसे पहला कारक है आपका भूमि भी। ये क्या आपका एक प्राकृतिक संसाधन है। क्या आपका प्राकृतिक संसाधन है भूमि। भूमि जब हम खरीदते हैं तो हमें हमारा जो उद्योग लगा रहे हैं वो ध्यान में रखना पड़ता है। मान लो कि हमें कोई ऐसा उद्योग लगाना है कि जिसमें पानी की आवश्यकता ज़्यादा है, तो हम देखेंगे जो हम भूमि खरीद रहे हैं तो उससे हमें पानी मिल सकता है या नहीं मिल सकता, उसके आस-पास पानी है या नहीं। यदि हम कोई ऐसा उद्योग लगा रहे हैं जिसमें क्या है आपकी खनिज की आवश्यकता, कोयले की आवश्यकता, तो हम देखेंगे कि ज़मीन तक, इस भूमि तक कोयले की पहुँच है या नहीं, कोयला आराम से मिल सकता है, नहीं मिल सकता। तो जब हम भूमि देखते हैं ना, तो हमें इन सभी संसाधनों को भी देखना पड़ता है भी, ठीक है? ये नहीं कि आपने मुँह उठाया और कहीं कहीं पर भी आपने भूमि खरीद ली। चीज़ें क्लियर? तो पहला कारक कौन-सा आपका भूमि है। उसके बाद है श्रम। श्रम मतलब मज़दूर, आपको कार्य करने वाले मज़दूर चाहिएँगे वहाँ पर। भूमि आपने खरीद ली, फिर आपको क्या चाहिएँगे, आपको मज़दूर चाहिएँगे, आपको श्रम मतलब मज़दूर ही आपका होता है, ठीक है? तो वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन में लगाया गया भी शारीरिक और मानसिक प्रयास क्या कहलाता है आपका, श्रम कहलाता है। जो आपने मज़दूर लगाए हैं वो मेहनत कर रहे हैं और सेवाओं का मतलब कि आप परिवहन की व्यवस्था कर रहे हैं, लोडिंग अनलोडिंग की व्यवस्था कर रहे हैं, कोई गाड़ी खाली कर रहा है, कोई गाड़ी भर रहा है, कोई सैलरी बाँट रहा है, ठीक है? कोई इस प्रकार के काम भी कराना, तो वो आपका क्या आ जाएगा, मानसिक प्रयास में आ जाएगा, कोई कलरक वगैरह कुछ मानसिक प्रयास। तो वो सारा क्या काम होगा आपका, श्रम में आएगा, मज़दूर में आएगा। तो दूसरी बात आपको मज़दूर चाहिए, श्रम चाहिएगा, परिश्रमिक आपको चाहिएगा। ये चीज़ क्लियर है? फिर आपको पूँजी भी चाहिएगी, बिना पूँजी क्या करोगे भई? पूँजी मतलब धन, धन आपको चाहिएगा और धन किस लिए चाहिएगा आपको? ये धन आपको धन तथा मानव निर्मित साधन, पूँजी में आपकी ये सारी चीज़ आ जाएँगी, मशीनें हैं, आपके उपकरण है, भवन है, वाहन है, ये सारी चीज़ें भी। तो इसके लिए आपको क्या चाहिएगी? पूँजी आपको चाहिएगी, धन की आवश्यकता होगी। आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है सर। और उसके बाद है उद्यमिता भी, ठीक है? ये उद्यमिता क्या होती है? उद्यमिता होती है क्षमता भी, किसी भी व्यक्ति में, हर व्यक्ति में क्षमता नहीं होती उद्यमिता।
जिस व्यक्ति में उद्यमिता होती है वही आपकी कंपनी लगा सकता है। ये नहीं कि कोई ये कोर्स है उद्यमिता का, भी कोर्स करना पड़ेगा, कोई चीज है बाजार से खरीद लाए उद्यमिता, ये व्यक्ति की क्या है, आपकी क्षमता है। तो क्षमता किस चीज की, कि एक व्यक्ति जिसमें क्षमता है कि वो इन तीनों संसाधनों को इकट्ठा करेगा, इकट्ठा मतलब भूमि खरीदेगा और आपको क्या है मजदूर लेके आएगा, ठीक है, मशीनें वगैरह खरीदेगा, पूंजी इकट्ठी करेगा, ठीक है। तो वो व्यक्ति जो इन तीनों कारकों को एक साथ समन्वय करता है, इनका संतुलन करता है और इंडस्ट्री लगाता है, वो जो क्षमता होती है ना इंडस्ट्री लगाने की, उद्योग लगाने की, उसी को क्या बोला गया, उद्यमिता बोला गया। अगर किसी वो रिस्क लेता है, पता है उद्योग चलेगा नहीं चलेगा, तो उसके अंदर वो रिस्क लेने की, जो उद्योग लगाने की क्षमता है ना, तो वो क्या कहलाती है, आपकी उद्यमिता कहलाती है। अगर शॉर्ट में बोलेंगे तो आप बोलेंगे वह क्षमता जिसके द्वारा उद्यमी, उसको क्या बोलते हैं, उद्यमी बोलते हैं। जिसके अंदर उद्यमिता होती है उसको उद्यमी बोलते हैं। उत्पादन के सभी कारकों का समन्वय करता, मतलब इनको इकट्ठा करके इनका संतुलन बना के सारी चीजें लाके उत्पादन करता है ना, और जोखिम उठाता व्यवसाय का संचालन करता है, वो आपका उद्यमिता कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं, क्षमता को उद्यमिता बोलते हैं। तो आपको चारों कारक क्लियर हो गए। आप कहेंगे हाँ सर हमें चारों कारक समझ में आ गए, फिर भी जो कारक आपको समझ में ना आए तो आप वो पूछ सकते हैं। तो ये तो आपके प्रमुख कारक है। भी आपसे सीधा पूछ लेता है कि कौन कौन से कारक है, तो ये आपके 4 प्रमुख कारक हो गए। उसके बाद है आपका एक सहायक कारक भी। कई बार जो एमसीक्यू आप बोलते हैं ना, ऑप्शन वाले क्वेश्चन करवा दीजिए, उसमें ये कहेगा कि इनमें से कौन सा सहायक कारक है, तो आपको 3 तो इनमें से दे देगा ऊपर वालों में से, और एक ही सहायक कारक दे देगा प्रौद्योगिकी। क्या दे देगा, प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी भी, क्या की टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी क्या करती है, तो सबसे पहले टेक्नोलॉजी को समझिए, टेक्नोलॉजी है क्या, आपकी प्रौद्योगिकी है क्या भी। तो प्रौद्योगिकी क्या होता है कि मान लो कि एक कपड़े सिलने वाला है, दर्जी आप जिसको बोलते हैं, टेलर जिसको बोलते हैं, वो है, वो फिलहाल अपने हाथ से सिलाई करता है। किसे, हाथ से। तो कितने वस्त्र बना पाता है वो, 10 वस्त्र आपके बना पाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ठीक है, फिर उसने क्या ले आया, वो हाथ से चलने वाली मशीन ले आया। भी क्या ले आया, हाथ से चलने वाली मशीन। भी सिलते हैं ना, आपने कई जगह देखा हो, घरों में होती है सिलाई मशीन, तो हाथ वाली मशीन ले आया, ऐसे करके चलाने वाली भी। तो उसने क्या किया, जहां वो 10 वस्त्र बनाता था, तो वहां हो सकता है कि वो 15 वस्त्र बनाने लगे, जो सिलाई भी बड़ी आएगी मशीन की। फिर क्या किया उसने, थोड़े दिनों बाद वो क्या ले आया, वो ले आया बिजली वाली मशीन भी, इलेक्ट्रिक मशीन ले आया सिलने वाली भी, ठीक है। तो वो ले आया इलेक्ट्रिक मशीन। अब हो सकता है कि अब उसकी सिलाई की जो क्वालिटी है वो भी बढ़ेगी, गुणवत्ता भी बढ़ेगी, और वो ज्यादा कपड़े बनाएगा। अब हो सकता है वो 25 कपड़े बनाने लगेगी। तो यहाँ पे क्या बदलाव हमने किया, आप कहेंगे सर मशीन को बदला है। मशीन में क्या बदलाव किया, कि हमने टेक्निक को बदला है। भी हमने प्रौद्योगिकी चेंज की, हमारा जो उत्पादन करने का तरीका है उसमें हमने बदलाव किया है। तो इसी को बोलते हैं प्रौद्योगिकी। क्या बोलते हैं, प्रौद्योगिकी। अब आप बताइए प्रौद्योगिकी से क्या फायदा हुआ। भी आप कहेंगे सर प्रौद्योगिकी से क्या, एक तो हमारा उत्पादन बढ़ गया। आप कहेंगे बिल्कुल सही कि प्रौद्योगिकी मोस्ट इंपोर्टेंट है, 2 नंबर में कुछ ना सकता। प्रौद्योगिकी क्या है, अभी प्रौद्योगिकी क्या फायदे हैं। अभी तो प्रौद्योगिकी फायदे क्या है, कि एक तो हमारा उत्पादन बढ़ गया, 10 बना रहे थे हम 25 बनाने लगे चीजें के लिए। और दूसरा है कि काम तेज हो गया। दूसरा क्या हो गया, तेज हो जाता। एक तो है भी उत्पादन में बढ़ोतरी, कि मान लेते हैं कि ये हमें 10 चीजें बनानी, कितनी 10, यदि हाथ से बनाता ना, तो मान लेते हैं कि 1 दिन में बनाता, 10 घंटे में, 1 घंटे में एक बना रहा था। लेकिन अगर ये मशीन ले आएगा ना, तो क्या होगा कि ये आपका 5 घंटे में ही 10 बना देगा। कितने बना देगा, 5 घंटे। तो काम तेज भी हो गया, उत्पादन ज्यादा भी हो गया, और उत्पादन जल्दी भी होता है। भी अगर ये इसी स्पीड से बनाता, तो इसको क्या थे, 1 दिन में लगभग 10 बनाता, तो 3 दिन लगते इसको 25 बनाने में। अब देखिए कि एक ही दिन में 25 बना दिए, एक दिन में कितने बनेंगे, 25। समय भी कम हो गया, जहां इनको 3 दिन लगते वहां 25 दिन लगे। तो प्रौद्योगिकी से क्या हुआ, एक तो उत्पादन ज्यादा हो गया, एक समय कम लगता है, और तीसरा है आपका गुणवत्ता, जो क्वालिटी है वो आपकी बढ़िया हो जाती है, उत्पादन की गुणवत्ता बढ़िया हो जाती है, सिलाई अच्छी आएगी। प्रैक्टिकली आपको सारी चीजें समझा दी। अब आपको ये क्या, आपका सहायक कारक है। आपसे पूछा जा सकता है कि जो उत्पादन उसका सहायक कारक कौन सा है, तो प्रौद्योगिकी है, उससे क्या फायदा होता है, उससे जो हमारी उत्पादकता बढ़ जाती है, हमारे समय की बचत होती है, कम समय में ज्यादा उत्पादन होता है। तीसरा जो उत्पादन जो हमारा उत्पाद है, जो चीज हम बना रहे हैं, उसकी गुणवत्ता बढ़ जाती है। क्वेश्चन क्लियर।
ठीक है। अब ये कारक कैसे अंतर संबंधित है भाई, ये जो कारक है ना एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं भाई, आपको ये बताना है। ठीक है, कि एक कारक है वो कैसे जुड़े हुए एक दूसरे के पूरक होते हैं, कि आप क्या एक कारक से उत्पादन कर सकते हैं, तो कहता है कि नहीं, सारे कारक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, दोनों सारे के सारे कारक एक दूसरे के पूरक है। कैसे, वो समझिए। तो आपको लिखना है कैसे अंतर संबंध एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए। तो सबसे पहले आपके वही कारक, पहले का आंसर ना आप ये भी लिख सकते हैं कि 4 कारक ये हैं और सहायक कारक है ये हैं। तो सबसे पहले भूमि में क्या है, भूमि है आपका, भूमि बाकी कारकों से कैसे जुड़ी हुई है आपको ये बताना है अभी। तो आप कहेंगे सर ये देखिए, भूमि क्या करती है, उत्पादन के लिए प्राकृतिक संसाधन जो संस्था स्थान उपलब्ध कराती, भूमि क्या करेगी, इनके लिए स्थान उपलब्ध कराएगी। यदि भूमि नहीं होगा तो हम कहाँ फैक्ट्री लगाएंगे, कहाँ मशीनें लगाएंगे, तो है ना इससे संबंधित हो गई कि भूमि क्या है, बाकी सभी जो कारक है उसको स्थान उपलब्ध कराती है। क्या है, स्थान उपलब्ध कराती, भूमि के अंदर पानी भी होगा, वहां और भी चीजें होंगी, तो भूमि क्या है, बाकी कारकों को प्राकृतिक संसाधन एवं स्थान उपलब्ध कराती है। हो गया रिलेटेड, भूमि तो सभी के साथ हो गई ना, या नहीं हुई, क्या भूमि के बिना ये चीज हो सकती है, आप कहेंगे नहीं हो सकती। तो भूमि क्या है, इन सभी के लिए पूरक है, इन तीनों से संबंधित होगी। उसके बाद हम करेंगे श्रम में। श्रम क्या करता है, अपने ज्ञान कौशल और मेहनत से उत्पादन करता है। ठीक है, अब ये जो मजदूर है, ये मजदूर भी, ये जो काम करने वाले लोग हैं, तो क्या मशीनें आएंगी, तो क्या वे मशीनें और भवन है, आपने मशीनें लगा दी, भवन लगा दिया, ठीक है, सारी चीज बना दी, तो क्या मजदूरों के बिना वो अपने आप चलने लगेगी। आप कहेंगे सर ऑटोमेटिक मशीन लगाएंगे, अरे कोई बटन दबाने वाला तो कोई चाहिएगा, कोई तो आदमी चाहिएगा वहां, या फिर आपने मशीन लगा दी वहां पे लोग करके आ गए, सुबह जाएंगे आपको उत्पादन मिल जाएगा, नहीं भी। ठीक है, तो श्रम क्या करता है, श्रम अपने ज्ञान से कौशल से और मेहनत से जो मशीनों और उपकरणों और भवन और इन सब का प्रयोग करके क्या उत्पादन करता है, क्या करता है, उत्पादन करता है। तो ये दोनों रिलेटेड हो गए। अब तीसरा पूंजी भी, पूंजी क्या करती है कि पूंजी के बिना क्या होगा, पूंजी के बिना क्या है, पूंजी आपके लिए श्रम और भूमि उपलब्ध कराती है, पूंजी के बिना तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते कुछ। ठीक है, तो पूंजी क्या है, हमें मशीनें हैं, उपकरण है, ये सारी चीज उपलब्ध कौन कराती है, हमें मशीनें उपलब्ध कराती है। ठीक है, और जो मशीनें आने के बाद ये क्या है, आपका ये श्रम है वो उस पर काम करता है और उत्पादन करता है। अब उसके बाद है आपका उद्यमिता। अगर उद्यमिता नहीं होगी तो इन तीनों का कोई मतलब नहीं है। उद्यमिता क्या करती है, सभी कारकों का उचित समन्वय करके, समन्वय मतलब उचित संतुलन करके उत्पादन का संचालन करती है। प्रौद्योगिकी, अब प्रौद्योगिकी क्या है, प्रौद्योगिकी तो बिल्कुल रिलेटेड है आपका, इन सभी कार्यों की कार्य क्षमता की उत्पादन बढ़ाती है, इन सभी पर डिपेंड करती है, सभी इनकी ना कार्य क्षमता इनकी बढ़ाती है। ठीक है, कार्य क्षमता बढ़ाती है, कार्य क्षमता में सारी चीज आगे भी, कार्य करने की क्षमता, उसमें समय भी कम हो जाएगा, गुणवत्ता भी बढ़ जाएगी और सारी चीज आपकी आ जाएगी। तो ये चारों चीजें एक दूसरे से क्या है, संबंधित है। अब एक चीज निकाल दीजिए, कोई भी आपका उत्पादन ठप ठप हो जाएगा अभी। चीजें क्लियर, ठीक है। तो निष्कर्ष क्या है, यदि इनमें से कोई एक कारक उपलब्ध न हो तो उसका सही उपयोग न किया जाए तो उत्पादन प्रभावित हो सकता है या पूरी तरह रुक सकता है। हम लिख सकते हैं हाँ, क्योंकि यदि इनमें से एक भी संसाधन, यदि बिल्कुल छोटा लिखना ना आपको, तो हम लिख सकते हैं क्योंकि एक दूसरे से अंतर संबंधित है, क्योंकि यदि इनमें से एक कारक भी नहीं होगा, ठीक है, या फिर उसका सही ढंग से प्रयोग नहीं करवाया जाएगा तो बाकी कारक भी प्रभावित होंगे। क्या होंगे, बाकी कारक भी प्रभावित होंगे या फिर हमारा उत्पादन प्रभावित होगा। आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। चलिए क्लियर। उत्पादन में मानव पूंजी की क्या भूमिका है और इसके सहायक तत्व कौन है। मानव पूंजी क्या है भी, मानव पूंजी है, आप कहेंगे सर मानव पूंजी क्या हो गया, मानव पूंजी आपके मजदूर जो आपके वर्कर हैं वहां पे, उसको क्या बोला गया है, मानव पूंजी बोला गया। कार्यशील जो व्यक्ति, मान लो कि सभी व्यक्ति मानव पूंजी नहीं होते, हर उद्योग के लिए अलग अलग मानव पूंजी होती है। तो देखिए जैसे एक उद्योग है, ठीक है, उस उद्योग के लिए भी, उस उद्योग के लिए जो व्यक्ति उसमें काम करते हैं ना, तो वो उसके लिए क्या मानव पूंजी है, क्या वो मानव पूंजी। अब देखिए
मानव पूंजी से तात्पर्य व्यक्ति के ज्ञान, कौशल, अनुभव, क्षमता और विशेषज्ञता से है कि जो व्यक्ति के अंदर जितना ज्ञान होगा, जितना कौशल होगा, अनुभव होगा, क्षमता और विशेषज्ञता होगी, वो उतनी ही बड़ी मानव पूंजी है। ठीक है, एक व्यक्ति को कुछ नहीं आता तो मानव पूंजी है क्या? आप कहेंगे नहीं सर वो मानव पूंजी नहीं है, वो मानव है सिर्फ। ठीक है, वो क्या आपका मानवी। मानव पूंजी से क्या तात्पर्य है? मानव पूंजी का अर्थ है कि मानव के अंदर ज्ञान कितना है, कौशल कितना है, तो ये सारी चीजें आपको, अनुभव कितना, क्षमता, एक व्यक्ति। अब आप मुझे बताइए, ये 3 व्यक्ति हैं, ए बी सी। एक व्यक्ति तो कुछ भी नहीं आता है, एक व्यक्ति 2 साल से काम कर रहा है, क्या है? 2 साल से काम कर रहा है, और एक व्यक्ति उस काम को 20 साल से काम कर रहा। आप बताइए कौन सा ज्यादा मानव पूंजी है? आपको समझ चुके मानव पूंजी क्या है। आप कहेंगे सर ये 20 साल वाला है ना, ये ज्यादा मानव पूंजी है, क्योंकि इसको एक्सपीरियंस है, अनुभव है। क्या है? अनुभव है, इसको काम अच्छे तरीके से आता है, इसको ज्ञान है काम करने का, तो इसलिए मानव पूंजी ये है। आपको आगे बात समझ में? ठीक है, मानव पूंजी से का अर्थ है व्यक्ति के ज्ञान से, कौशल से, कौशल मतलब काम करने का तरीका भी, अनुभव से, क्षमता से और विशेषज्ञता मतलब उसकी जानकारी से। यह श्रमिकों की कार्य क्षमता और उत्पादन बढ़ाकर भी। अब क्या करेगा? जो जितना ज्यादा मानव पूंजी होगा, ठीक है, जो जितना ज्यादा मानव पूंजी होगा तो वो क्या करेगा? अगर आपने बेहतर मानव पूंजी लगाई है भी, आप नहीं समझिए इस चीज को, क्योंकि मेरा मतलब है आपको समझाना, प्रैक्टिकल समझाता हूँ। तो प्रैक्टिकल नहीं समझोगे ना, ये 2 व्यक्तियों ने फैक्ट्री लगा दी, आप खुद ही आंसर देंगे। यहाँ पे कपड़े सिलने की बात करेंगे, कपड़े सिलने की फैक्ट्री की बात करते हैं। ये 2 व्यक्तियों को पढ़ के लेके आया, ए और बी को भी। बाकी सारी चीज सेम है, मशीन वगैरह सारा स्थान सारी चीजें सेम है। ठीक है, ये 2 व्यक्तियों को लेके आया, ए और बी को भी, और ये लेके आया सी और डी को भी। ठीक है, अब इन व्यक्तियों को कपड़े सिलने आते हैं भी, क्या है? इन व्यक्तियों को कपड़े सिलने आते हैं और ये पूरे एक्सपर्ट है, और 10-10 साल ये क्या कपड़े सिलने का काम कर चुके हैं भी। ठीक है, और ये बिल्कुल अभी सीख के आए कि कपड़ा कितना कैसे बनाना है भी। ठीक है, ये बिल्कुल नए नए हैं। आप ये बताइए कौन सी कंपनी ज्यादा कपड़े बनाएगी भी? ठीक है, तो आप कहेंगे सर ये कंपनी बनाएगी क्योंकि इसके वर्कर बेहतर हैं, मतलब इसके पास मानव पूंजी बेहतर है। तो मानव पूंजी बेहतर होने से क्या होगा? मानव पूंजी बेहतर होने से कार्य क्षमता बढ़िया हो जाएगी, और उत्पादकता आपकी बढ़ जाएगी, और उत्पादन की गुणवत्ता भी बढ़ेगी, और मात्रा में वृद्धि होगी। सेम जो कार्य प्रौद्योगिकी ने किए थे ना, वही काम मानव पूंजी बढ़िया होने से होंगे। प्रौद्योगिकी ने क्या किया था? आप कहेंगे सर उत्पादन में वृद्धि, उत्पादन की गुणवत्ता में वृद्धि, और उत्पादन के समय कम लगेंगे भी, तो वो आपका क्या कहलाएगा? मानव पूंजी कहलाएगा। तो आपको पता चला मानव पूंजी क्या? मानव का ज्ञान है, मानव का कौशल है, मानव का अनुभव क्या मानव पूंजी कहलाता है। और मानव पूंजी से, मानव पूंजी क्या करती है? जो श्रमिक है ना, श्रमिकों की कार्य क्षमता, श्रमिक जो, ये देखिए ये बेचारे क्या है, 10-10 कपड़े बनाएंगे भी, क्या है, 10-10 कपड़े बनाएंगे दिन में। और लेकिन ये जो एक्सपर्ट हो गए ना, जिनके अंदर ज्ञान है, आपका कुशलता है, आपका कौशल है, विशेषज्ञता है, अनुभव है, ये 30-30 कपड़े बना देंगे। क्या होते? 30-30 कपड़े। तो इनकी कार्य क्षमता, यही तो बोलते हैं कार्य क्षमता क्या होती है, कि एक दिन में व्यक्ति कितना कार्य करता है, वो उसकी कार्य क्षमता होती है। तो मानव पूंजी ने क्या किया? श्रमिकों की कार्य क्षमता बढ़ाई, और साथ में उत्पादन भी बढ़ा दिया। ये हमारा उत्पादन है, इसने उत्पादन कितना किया कंपनी ने? 60। ठीक है, तो इसने क्या किया कि मानव की कार्य क्षमता बढ़ाई, और साथ में क्या किया? उत्पादकता बढ़ाकर उत्पादन की गुणवत्ता और मात्रा में भी वृद्धि करती, दोनों कार्य इसने कर दी मानव पूंजी ने। अब मेरे हिसाब से आपको चीजें क्लियर हो गई। अब धीरे धीरे क्या होगा? ये मानव पूंजी बनेंगे या नहीं बनेंगे भी? आप कहेंगे सर धीरे धीरे काम करते जाएंगे, सीखते जाएंगे, काम करते जाएंगे, सीखते जाएंगे, एक समय ऐसा आएगा ये भी मानव पूंजी बन जाएंगे। मानव पूंजी जब ये बन जाएंगे तो ये कंपनी भी कितना करने लगेगी? 30-30 कपड़े बनाने लगेंगे, दोनों भी क्या बनेंगे? 30-30 कपड़े भी। अब बताइए, पहले ये 10 बनाते थे, अब इसमें कौशल आ गया, अनुभव आ गया, सारी चीज को समझ में आ गई, अब ये 30-30 बनाने लगे, पहले 10 बनाने लगे, कार्य क्षमता बढ़ गई, श्रमिक की कार्य क्षमता बढ़ गई, और आपका उत्पादन बढ़ गया ना। 20 बन रहा था, अभी कितना हो गया? 60 हो गया, गुणवत्ता बढ़ जाएगी, सारी चीजें बढ़ जाएगी। आया मजा? तो यही मजा आपको हर एक लेसन में भी। ठीक है, आपका भाई आपके साथ है, सर मत कहा करो। ठीक है,
तो आपका भाई आपके साथ, आपको वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, कोई चीज समझ में ना आए तो बस आपको वो पूछ लेनी है। अब मानव पूंजी के सहायक तत्व भी आपने कहा कि मानव पूंजी आपने समझ में आ गया अच्छी तरह से क्या आता है। अब मानव पूंजी के सहायक तत्व क्या है, मानव पूंजी को कौन बढ़ा सकता है अभी, मतलब कि उसको कौन अच्छा कर सकता है। आप कहेंगे सर बिल्कुल, अब हम समझेंगे क्या। ये व्यक्ति ए है, क्या है, ये व्यक्ति ए है, इसकी ये 10 कपड़े सिलता है, इसको कुछ नहीं आता, फिलहाल आराम आराम सीख लेता है। शिक्षा एवं प्रशिक्षण भी, यदि हम इसको ज्ञान और कौशल का विकास करते हैं, अगर शिक्षा दे दें, उसको ट्रेनिंग दे दें, तो क्या होगा, इसकी मानव पूंजी बढ़ जाएगी। हाँ सर, यदि हम शिक्षा और प्रशिक्षण दे देंगे, स्वास्थ्य सेवाएं दे देंगे, सामाजिक एवं सांस्कृतिक व्यापार, उसको स्वास्थ्य सेवाएं देंगे भी, मतलब कि हमें जो हमारा काम कर रहा है ना, तो उसको हमें बेहतर फ़ील कराना है, ठीक है? एक मान लीजिए कि आप किसी मज़दूर को ले आए, उसको बिल्कुल गर्मी में लगा दिया काम करने के लिए, बहुत तेज़ ऊपर ठंड लगी, गर्मी है, तो क्या वो ढंग से काम कर पाएगा? आप कहेंगे नहीं सर, मानव पूँजी हम ढंग से काम यूटिलाइज़ नहीं ले पाएँगे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक तो हमें इसको सिखाना पड़ेगा, प्रशिक्षण देना पड़ेगा बिल्कुल। उसके लिए स्वास्थ्य सेवाएँ, यदि वो आदमी आपका क्या होना चाहिए? स्वस्थ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्वस्थ होना चाहिए। आप बीमार मज़दूर को ले आएँगे, क्या वो काम कर पाएँगे? बिल्कुल भी नहीं। विश्वास है आप यहाँ पर कर दीजिए। सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण भी, तो उसके लिए क्या है, हमें अनुशासन सिखाना पड़ेगा, उसको मेहनत करनी सिखानी पड़ेगी, कार्य संस्कृति को बढ़ावा देना होगा। आप अनुशासन करिए इसमें से, ठीक है? उसको अनुशासन और उसको सिखाना पड़ेगा किस तरह से काम उसे करना है, ठीक है? जहाँ अनुशासन होगा वही चीज़ें बढ़िया हो पाएँगी। किस समय कार्य स्टार्ट करना है, अब आपने मज़दूर ले आए, कोई 9 बजे आ रहा है, कोई 10 बजे आ रहा है, कोई 11 बजे आ रहा है, कोई 12 बजे आ रहा है, तो जब एक साथ होंगे तभी वो काम शुरू होगा। लेकिन आपने बता दिया अनुशासन कि 9 बजे आपको पहुँचाना है, तो सभी 9 बजे आएँगे तो 9 बजे आपका काम स्टार्ट हो जाएगा अभी। प्रौद्योगिकी का उपयोग नए कौशल विकसित कर रहा था, कार्य को अधिक प्रभावी बनाता है। यदि प्रौद्योगिकी को ऐड कर देंगे ना मानव पूंजी में, उसको टेक्निक सिखा देंगे, तकनीक सिखा देंगे, तो मानव पूंजी आपकी और भी बेहतर हो जाएगी। ठीक है, एक व्यक्ति हाथ से लिखता था, ठीक है, आपने उसको टाइपिंग सिखा दी, तो मानव पूंजी और भी बेहतर होगी, कार्य क्षमता उसकी और भी ज्यादा हो जाएगी। निष्कर्ष, इन सभी तत्वों से मानव पूंजी मजबूत होती है, जिसमें उत्पादन, उत्पादकता का, देश की आर्थिक प्रगति में महत्वपूर्ण वृद्धि होती है। किसने कहा कि यदि मानव पूंजी बढ़िया होगी ना, तो आपकी उत्पादकता भी बढ़िया होगी, जो कार्य करने की क्षमता है वो भी बढ़िया आएगी, जो उत्पादन होगा उसकी क्वालिटी है ना, बढ़िया प्रोडक्ट बनेगा भी, ठीक है? एक आप ऐसे ही किसी को ले आए चीज बनाने के लिए, वैसे ही बना के चला जाएगा, लेकिन एक आप अगर आपके पास कुशल श्रमिक होगा, अच्छा मिस्त्री या फिर बनाने वाला होगा ना, तो वो बेहतरीन बना देगा भी। तो इससे सब चीजों में बढ़ती होगी भी। उत्पादन के कारक एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है भी, अब की बार भिन्न पूछा है, पहले पूछा था अलग भी। क्या है कि एक दूसरे से कैसे संबंधित है, कैसे, अब पूछा अलग कैसे है भी। पाठगत अभ्यास में उत्पादन के कारकों को वर्गीकृत करने में आपने किन किन कठिनाइयों का सामना किया भी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उत्पादन का कार्य अलग होता है। प्रत्येक उत्पादन का ये किस प्रकार से है, ये कार्यों के तौर पर अलग है भी, ठीक है? वैसे एक दूसरे से जुड़े हैं, लेकिन इनके कार्य देखेंगे ना, वो अलग है भी। भूमि क्या हमें प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध कराती है, भूमि का कार्य क्या है, आपका प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध कराना, पानी उपलब्ध करा दिया, आपको खनिज की जरूरत है खनिज उपलब्ध करा दिया, स्थान की आवश्यकता स्थान उपलब्ध करा दिया, ठीक है? श्रम आपको शारीरिक एवं मानसिक कार्य करता है, उसका काम क्या है, ये आपको शारीरिक और मानसिक कार्य करता है। पूंजी क्या है, पूंजी का कार्य क्या है, पूंजी का कार्य उपकरण दोनों धन उपलब्ध करा, मतलब उनके कार्य लिखने ऑटोमेटिक अंतर आ जाएगा। उद्यमिता क्या है, सभी कारकों का समन्वय करता था, जोखिम उठाकर व्यवसाय का संचालन करना। इस प्रकार ये क्या है, सभी के अपने अपने कार्य हैं। चीजें क्लियर, बस इसमें कुछ नहीं लिखना, आपको उसके कार्य लिखने जो हमने पहले में पढ़े थे, दूसरे क्वेश्चन में पढ़े थे और इसमें पढ़ रहे हैं। उसके बाद कठिनाइयां क्या हुई, तो कठिनाई ये हुई, कुछ संसाधनों को भूमि और पूंजी में वर्गीकृत करने में भ्रम हुआ भी। हमें किन संसाधनों को हम भूमि में शामिल करें, किन संसाधनों को हम पूंजीगत संसाधनों में करें, तो इसमें हमें थोड़ा सा क्या हुआ कि परेशानी हुई। लेकिन हमने कर दिया, हमने मान लिया कि जैसे भूमि था ना, तो भूमि तो भी पूंजी संसाधन में आ सकता था, क्योंकि हम धन से ही तो क्या खरीदते, भूमि खरीदते हैं। लेकिन फिर भी हमने इसको वर्गित कर लिया, हमारे सामने ये समस्या थी कि दिमाग में आपके भी आया होगा, लाइन टू लाइन पड़ी थी कि भूमि
जो पूंजी संसाधन है ना, पूंजी संसाधन क्या उपलब्ध कराती है आपको? मशीनें, उपकरण, भवन, ये धन, ये उपलब्ध कराती है। तो भूमि भी कौन उपलब्ध कराती है? पूंजी ही। पूंजी ही तो क्या भूमि उपलब्ध कराती है। पूंजी के बिना भूमि आ जाएगी क्या? तो ये हमें एक दिक्कत आई थी, लेकिन हमने लास्ट में फाइनलाइज कर दिया कि भूमि को हम अलग संसाधन रखेंगे। मानव पूंजी और श्रम में अंतर समझने में कठिनाई हुई भी। तो श्रम तो क्या होता है? भी अंतर हुई। श्रम होता है काम करना भी। अब देखिए, जैसे ए और बी है, दोनों काम कर रहे हैं, दोनों काम करें, दोनों क्या करें? श्रम करें। श्रम दोनों ने बराबर किया, 8-8 घंटे दोनों ने काम किया, तो ये तो आपका श्रम हो गया, उनकी मेहनत होगी, मेहनत दोनों ने बराबर की। लेकिन बी क्या था? प्रशिक्षित था, उसको ज्ञान था, कौशल था, अनुभव था। तो बी क्या हुआ? बी अच्छी तरह से काम कर रहा था, इसने 8 घंटे में 30 कपड़े बना दिए, इसने 10 बनाए। तो मानव पूंजी कौन है? ये वाला। तो आपको मानव पूंजी अलग है। मानव पूंजी वो है जिसको बेहतरीन काम करता है, जिसकी कार्य क्षमता अधिक है, वो उतना ही ज्यादा क्या है? मानव पूंजी। बेहतरीन काम, बेहतरीन मानव पूंजी भी। ठीक है, एक दो, हाँ, दोनों श्रमिक जरूर है, मेहनत जरूर दोनों बराबर कर रहे हैं, लेकिन मानव पूंजी होने के कारण इसकी क्या है? जो कार्य क्षमता है वो ज्यादा है। प्रौद्योगिकी को उत्पादन का मुख्य कारक या सहायक कारक मानने में भ्रम हुआ। अब हमें ये भी था कि प्रौद्योगिकी को मुख्य कारक मानने या नहीं मानने। तो हमने ये बताइए कि प्रौद्योगिकी को मुख्य कारक क्यों नहीं मानना भी? क्योंकि प्रौद्योगिकी के बिना हम उत्पादन कर सकते हैं। देखिए, कारक क्या था अभी? कारक था प्रौद्योगिकी के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए। तो हमने कर दिया भूमि, हमने कर दिया पूंजी। क्या कर दिया? पूंजी, भूमि, पूंजी और आपका श्रम और उद्यमिता। क्या कर रहा था? उद्यमिता। अब बताइए, क्या इन तीनों के, चारों के बिना एक चीज हो, न हो, तो क्या उत्पादन हो सकता है? आप कहेंगे सर नहीं होगा, हमें ये चारों चीजें चाहिए, इसलिए हमने इसको नाम दिया मुख्य कारक। ठीक है, एक परिभाषा ये है कि जो उत्पादन को प्रभावित करेगी, वो क्या कहलाता है? आपका सहायक कारक मान लिया। अब प्रौद्योगिकी भी क्या है? प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी क्या करता है? इनको बढ़ावा देता है। क्या देता है? बढ़ावा देता, प्रभावित करता, मतलब इनको बढ़ावा देता उत्पादन को। तो इसलिए हमने सहायक कारक माना, क्योंकि प्रौद्योगिकी जरूरी नहीं है किसी उत्पादन के लिए भी। हाथ से हम काम चला रहे हैं, हो जाएगा काम, लेकिन प्रौद्योगिकी क्या करती है? इसको बढ़ावा देती है। तो हमें इस कंफ्यूजन था कि प्रौद्योगिकी को मुख्य कारक माने या न माने, तो ये थोड़ा सा गलत है। लेकिन हमने प्रौद्योगिकी को क्या मान लिया? सहायक कारक मान लिया कि ये उत्पादन को क्या करता है? बढ़ाता है भी। मानव पूंजी भौतिक पूंजी से किस प्रकार भिन्न है? तो आपने बताया था कि, मैंने कहा था कि मानव पूंजी ऐसी है जो क्या है? आपकी एक व्यक्ति की क्षमता है। भी क्या है? एक व्यक्ति की क्या है? क्षमता है। लेकिन भौतिक पूंजी क्या है? ज्ञान, कौशल और क्षमता का समूह है। इसमें कार्य क्षमता और उत्पादकता बढ़ती है। यह शिक्षा, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य से विकसित होती है। तो ये पहले बात बताना कि मानव पूंजी क्या है। भी मानव पूंजी व्यक्ति के ज्ञान का, कौशल का, उसका समूह है। मतलब व्यक्ति की क्या है? ज्ञान है, अनुभव है, उसकी कार्य क्षमता है। इसे कार्य क्षमता उत्पादन बढ़ता है। यह किस प्रकार बढ़ेगी? यह आपको शिक्षित होना पड़ेगा, प्रशिक्षण होना पड़ेगा और स्वास्थ्य से विकसित होती है। यदि एक व्यक्ति का बेहतर प्रशिक्षण हुआ, उसका अच्छा स्वास्थ्य है, उसकी शिक्षा आपकी बढ़िया है, तो वो क्या हो जाएगा? वो आपका बेहतर मानव पूंजी हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? आपका बेहतरीन मानव पूंजी आपका हो जाएगा। ये चीज समझ में आई आपको? उसके बाद भौतिक पूंजी क्या है? भौतिक पूंजी आपको क्या उपलब्ध कराती है? भौतिक पूंजी आपको उत्पादन नहीं बढ़ाएगी, वो आपके लिए मशीन है, उपकरण है, भवन है, वाहन है, धन जैसी मानव निर्मित संपत्तियां है। और ये क्या है? उत्पादन के लिए आवश्यक साधन उपलब्ध कराती है। ये आपको साधन उपलब्ध करवा देती है। इसे निवेश करके खरीदा या निर्मित किया जा सकता है। इसको हम पैसे से खरीदिया, हम पैसे में भी खरीद सकते, लेकिन जो मानव पूंजी उसको आप पैसे से नहीं खरीद सकते। ठीक है, आपको वो चीज खुद से करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा, अनुभव आपको करना पड़ेगा। तो ये आपकी क्या है? मानव पूंजी। तो दोनों में समझ में आया? भौतिक पूंजी क्या है? आपको साधन उपलब्ध कराती है भी, लेकिन जो आपकी मानव पूंजी है
तो वो क्या है आपको खुद से निर्मित करनी पड़ेगी। उससे क्या है, उससे आपकी उत्पादन की क्षमता बढ़ती है। आप इसको एक बार लगा लीजिए तो देखिए आंसर समझिए, ए बी सी, ये 3 मशीनें आप ले आएंगे। मान लेते हैं कि हाईटेक सबसे बढ़िया मशीन आप 3 ले आए, तो अब आपको उनकी उत्पादन क्षमता बढ़ानी है। आपको भौतिक पूंजी नहीं है, उपलब्ध करा दी, आप पैसा लगा के ले आए। अब क्या भौतिक पूंजी इनको बढ़ा सकती है इनकी कार्य क्षमता? आप कहेंगे सर नहीं बढ़ा सकती, वो आपको साधन उपलब्ध करवा देती है भौतिक पूंजी भी। अब इनकी उत्पादकता कैसे बढ़ेगी? उत्पादकता बढ़ाएगी मानव पूंजी भी। अगर जितना बढ़िया आपके पास इस पे काम करने वाला व्यक्ति होगा, उतनी ही ज्यादा क्या होगी, आपकी उत्पादन क्षमता होगी। और दूसरा अंतर ये है कि आपको जो भौतिक है वो आप पैसे से खरीद सकते हैं, लेकिन मानव पूंजी है वो आपकी पैसे से नहीं खरीद सकते। ये क्लियर? इसको खरीदा या निर्मित किया जा सकता है अभी। जमीन आपने मशीन खरीद ली, आपने मशीन बना ली, ठीक है, तो वो चीजें भी पैसे से। प्रौद्योगिकी व्यक्ति के कौशल और ज्ञान के विकास को किस प्रकार परिवर्तित कर रही है अभी? ठीक है, जो प्रौद्योगिकी है ना, वो व्यक्ति के कौशल और ज्ञान के विकास को किस प्रकार परिवर्तित कर रही है, कि मनुष्य का जो आपकी तकनीक है वो किस प्रकार से वो कर रही है अभी। प्रौद्योगिकी मैंने आपको क्या बताया था? प्रौद्योगिकी बताया था आपको मैं तकनीक भी। तो तकनीक है ना, व्यक्ति के कौशल और ज्ञान के विकास को किस प्रकार परिवर्तित कर रही है, आप इस विषय पर क्या सोचते? चलो देखते हैं। प्रौद्योगिकी ने सीखने और कौशल विकास को सरल बना दिया है। प्रौद्योगिकी ने क्या कर दिया है, सारी चीजों को आसान कर दिया है। पहले मानव को आपको सीखना होता है। मान लो तो आप यही पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। मान लो कि आपको एसएस पढ़ रहे हैं, आपको क्वेश्चन आंसर कर देते। अगर आज से आप 20 साल पहले जाओ, जब यूट्यूब वगैरह आपका इंटरनेट वगैरह नहीं था, तो आपको क्या किया, आप कहते सर किसी टीचर के पास जाना पड़ता, मैं ऑफलाइन। अब तो आप क्या है कि बिस्तर पे पड़े हो, आराम से वीडियो देख रहे हो घर पर ही अपने कमरे, वरना आपको घर से निकलना पड़ता, टीचर के पास जाना पड़ता। तो प्रौद्योगिकी ने क्या कर दिया, सीखने को और कौशल विकास को सरल बना दिया। ठीक है, अब आपके लिए सीखना और अपना विकास करना, क्या कौशल विकास मतलब कोई काम को सीखना आसान बना दिया। आज ऑनलाइन शिक्षा, डिजिटल पाठ्यक्रम, वीडियो, मोबाइल ऐप तथा इंटरनेट के माध्यम से कोई भी व्यक्ति नई जानकारी और कौशल आसानी से सीख सकता है। आप इस प्रकार भी सीख सकते हैं कि इस पर मान लो कि आपके कंप्यूटर में कोई खराबी आ गई भी, तो आप इसको किस प्रकार से ठीक करें, तो आप यूट्यूब के माध्यम से देख के उसको कर सकते हैं। तो प्रौद्योगिकी ने क्या किया है, सीखने और कौशल विकास को सरल बना दिया। कोई व्यक्ति आराम से क्या है कि कोई भी चीज सीख सकता है भी, तकनीक के कारण, प्रौद्योगिकी के कारण भी। प्रौद्योगिकी क्या होता है, आपकी तकनीक होता है भी। इससे रोजगार के नव नव अवसर भी बढ़े हैं। मेरा मानना है कि यदि कोई प्रौद्योगिकी का सही प्रयोग करता है तो वह शिक्षा, कौशल और उत्पादकता को बहुत अधिक बढ़ा सकता है। यदि आपने सही प्रकार से इसका प्रयोग किया, तो आप अपनी शिक्षा को, अपनी उत्पादकता को, कौशल को बहुत अधिक बढ़ा सकते हैं। अब आपको बस इसका प्रयोग करके चीजों को सीखना। क्लियर बातें, कोई डाउट नहीं। यदि आपको एक कौशल सीखने का, आप तो कौन सा कौशल सीखना चाहेंगे भी? तो आपको मर्जी, आप क्या सीखना चाहते हैं भी, आप जरूर बताएंगे। क्या काम आप सीखना चाहते हैं? आप पेंटर बनना चाहते हैं, चित्रकार बनना चाहते हैं, तो क्या आप सीखना चाहेंगे भी? तो इसने कहा मैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखना चाहूंगा भी। लेकिन जो आज इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उनको मैं बता देती, आपके पास टाइम है 1-2 घंटे का, तो आप वीडियो एडिटिंग का कोर्स जरूर कर लेंगे। ऑनलाइन कर ले, उसको अच्छा खासा 1-2 घंटा टाइम दे, क्योंकि आने वाला जमाना 3-4 साल में आपका वीडियो एडिटिंग बहुत जबरदस्त होने वाला है। यदि आप एक बहुत बेहतरीन वीडियो एडिटर हैं, तो आपको जॉब करने की आवश्यकता नहीं होगी, और आप घर बैठे खुद का भी सोशल मीडिया के माध्यम से कमा सकते हैं, और दूसरे किसी इन्फ्लुएंसर का भी वीडियो एडिट करके आप पैसे कमा सकते हैं अच्छे खासे। तो वो कोर्स आप जरूर अपने टाइप में रखें, ताकि चीजें अच्छी हो जाएंगी। क्लियर है? भविष्य में रोजगार और क्योंकि इसे सॉफ्टवेयर और मोबाइल ऐप बनाए जा सकते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से, और यह भविष्य में रोजगार और स्वरोजगार दोनों के अच्छे अवसर प्रदान करता है, और तकनीकी ज्ञान को बढ़ाता है। आप दूसरे खुद का किसी दूसरे के यहाँ भी काम कर सकते हैं, और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीख ली तो खुद का काम भी आप कर सकते हैं, दूसरों के लिए कंप्यूटर प्रोग्राम बना के दे सकते हैं, और आप नौकरी भी कर सकते हैं। क्या आप मानते हैं कि उद्यमिता उत्पादन की प्रेरक शक्ति है? क्यों और क्यों नहीं भी? प्रेरक होता है उसको बढ़ाना भी। क्या है? बढ़ाना होता है किसी चीज को भी। तो बिल्कुल आपने पढ़ा है कि जो आपकी
उद्यमिता है वो तो प्रेरक शक्ति है ही भी। हाँ, मैं मानता हूँ कि उद्यमिता उत्पादन की प्रेरक शक्ति है, क्योंकि उद्यमी उत्पादन के सभी कारकों भूमि, श्रम, पूंजी का समन्वय करता है। तो उद्यमी तो क्या करता है, सभी चीजों को इकट्ठा करता है, उसका समन्वय करता है भी। समन्वय कर लिया, ठीक है भी। जोखिम उठाता है, नए विचारों को अपनाता है, महत्वपूर्ण निर्णय लेता है तथा उत्पादन और रोजगार दोनों को बढ़ावा देता है। इसलिए उद्यमिता उत्पादन की सफलता का प्रमुख आधार है, क्योंकि उद्यमिता के बिना तो कोई चीज होगी ही नहीं। यदि किसी व्यक्ति में क्षमता नहीं होगी ना, तो उत्पादन होगा ही नहीं। तो प्रौद्योगिकी क्या बताया आपको, सॉरी, उद्यमिता किसका है, उद्यमिता का है। उद्यमिता क्या होती है, उद्यमिता व्यक्ति की वह शक्ति है जिसके आधार पे वो क्या करता है, सभी कारकों को इकट्ठा करता है और उत्पादन करता है। ठीक है, उद्यमिता क्या है, व्यक्ति की वह क्षमता जिसमें सभी कारकों को, बाकी कारकों को इकट्ठा करता है और उत्पादन शुरू करता है, और धीरे धीरे उसमें क्या है, नई नई प्रौद्योगिकी जोड़ता है, नई नई तकनीक ले आता है। एक आदमी, जैसे मैंने बताया था कि एक आदमी है वो आपका कोई भी क्या ले आता है, कोई भी वो इंडस्ट्री स्टार्ट करता है, उसने भूमि खरीद ली, मशीनें ले आया और वो मजदूर ले आया, वो इन तीनों को एक जगह पहुंचाएगा। कौन पहुंचाएगा, आप कहेंगे सर उद्यमी पहुंचाएगा। वो क्या है, वही उसका गुण उद्यमिता, वो रिस्क लेगा, पैसे लगाएगा, अपने सारी चीजों को मेहनत करेगा, तो वो क्या आपका उद्यमिता है। और फिर बाद में क्या ऐड करेगा इसमें, ऐड करेगा इसमें प्रौद्योगिकी, ऐड करेगा प्रौद्योगिकी, नई नई मशीन लेके आएगा, उत्पादन को बढ़ाएगा। तो इसलिए कहा है कि जो आपका उद्यमिता है वो इसकी क्या प्रेरक शक्ति है, इसी के कारण क्या उत्पादन होता होगा। ठीक है, यदि किसी व्यक्ति में क्षमता ही नहीं होगी, मैं भूमि खरीदूं, उद्योग लगाऊं, तो कहाँ से उत्पादन होगा। चीजें क्लियर आपकी। क्या प्रौद्योगिकी अन्य कारकों जैसे श्रम को प्रतिस्थापित कर सकती है, यह अच्छा या बुरा, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। ये कहता है कि तकनीक भी, ये कहता है कि जो ये तकनीक है आपकी आ गई, नई नई टेक्निक आ रही, नई नई मशीनें आ रही हैं, क्या ये श्रम को प्रतिस्थापित कर सकती हैं। जैसे आपको मजदूरों की आवश्यकता ही नहीं पड़े, क्या ऐसा हो सकता है। देखिए, कुछ हद तक हम मजदूरों की संख्या कम कर सकते हैं, हम रोबोट ला सकते हैं, रोबोट लाए, रोबोटों के द्वारा हम काम करना पड़ता है, लेकिन रोबोट को चलाने के लिए भी तो हमें कोई व्यक्ति चाहिएगा, हमें रोबोट को चलाने के लिए भी कोई व्यक्ति चाहिएगा। तो इसमें यही बताया गया है कि प्रौद्योगिकी क्या है, आपकी जो तकनीक है, नई टेक्नोलॉजी है, तो वो क्या कर सकती है, प्रौद्योगिकी कुछ कार्यों में श्रम की आवश्यकता को कम कर सकती है, लेकिन श्रम को पूरी तरह समाप्त नहीं कर सकती भी। ठीक है, जैसे आपको बताया गया, कारखानों में मशीनों और रोबोट कई कार्य तेजी से करते हैं, फिर भी उन्हें चलाने, मरम्मत करने और नियंत्रित करने के लिए प्रशिक्षित श्रमिकों की आवश्यकता जरूर होगी। तो आपको बता देना, तकनीक आपके श्रम को कम कर सकती है, लेकिन बिल्कुल खत्म नहीं कर सकती, क्योंकि उन्हें चलाने के लिए तो हमें मजदूरों की आवश्यकता होगी, हमें व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। प्रौद्योगिकी का उपयोग अच्छा है, क्योंकि इससे उत्पादन की गति, गुणवत्ता और दक्षता बढ़ती है। प्रौद्योगिकी से क्या होता है, आपको हमने पहले ही पढ़ लिया कि जो उत्पादन आपका बढ़िया हो जाएगा, क्वालिटी उसकी बढ़िया हो जाएगी, समय कम लगेगा, उत्पादन की जो संख्या वो बढ़ जाएगी। साथ ही श्रमिकों को नए कौशल सीखने की भी आवश्यकता की भी गति होती है, इसलिए श्रमिकों को नए कौशल सीखने की आवश्यकता भी होती है, क्योंकि इसमें अगर नई चीजें आएंगी तो व्यक्ति को नई चीजें सीखनी पड़ेगी। जैसे आपके पहले पुराने मोटरसाइकिल आते थे, उसमें इंजन वगैरह और प्रकार का होता था, अब नए बाइक प्रकार की बाइक आ गए, तो उसको नई चीजें सीखनी पड़ेंगी मिस्त्री को, तो नई चीजें सीखने का आवश्यकता होती है। शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण मानव पूंजी को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, क्या वे एक दूसरे को प्रतिस्थापित करते हैं या एक दूसरे के पूरक है। तो प्रतिस्थापित मतलब या तो आप शिक्षा ले लो, मानव पूंजी है भी क्या है आपकी, मानव पूंजी। यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लेवल का, क्योंकि इकोनॉमिक्स बच्चों को इसलिए समझ नहीं आती क्योंकि उसे क्वेश्चन ही नहीं समझा जाता, पूछा क्या गया। तो ये आपके मानो ए और बी, ए और बी, इसको सिर्फ पढ़ाया गया है, इसको क्या किया गया, पढ़ाया गया, इसको सिर्फ सिखाया गया काम में, बाइक का काम मानते, इसको सिखाया गया है। एक तीसरा व्यक्ति है सी, इसको पढ़ाया भी गया, पढ़ा लिखा है, और प्लस में क्या, इसको ट्रेनिंग भी दी गई। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, इसको सिर्फ ये अनपढ़ है, क्या आपका ये अनपढ़, इसको पढ़ाया नहीं गया, इसको सिखाया गया, इसको सिर्फ पढ़ाया गया। तो कौन सा काम बेहतर करेगा व्यक्ति, बता दीजिए। आप कहेंगे सर जिसको पढ़ाया भी, शिक्षित भी किया गया है और जिसको प्रशिक्षण भी दिया गया है, वो आपकी बेहतर मानव पूंजी है सी। सारी बात समझ में आ गई।
पता चल गया ना। तो आप कहेंगे शिक्षा और कौशल प्रश्न मानव पूंजी को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, तो ये क्या मानव पूंजी को बढ़ाते हैं भी। क्या है, दोनों मानव पूंजी को बढ़ाते हैं। क्या एक दूसरे को प्रतिस्थापित कर सकते हैं। क्या हम ये मान सकते हैं क्या अकेले पढ़ाने से काम चल जाएगा, आप कहेंगे नहीं चलेगा। क्या अकेले सिखाने से काम चल जाएगा, आप कहेंगे नहीं चलेगा। तो ये दोनों क्या एक दूसरे के पूरक हैं भी। क्या है, ये एक दूसरे के पूरक है भी। ठीक है, अगर ये दोनों चीजें होंगी किसी मानव में तो क्या होगा, एक बेहतरीन मानव पूंजी होगा। ये बात इस प्रकार से आपको समझ में आनी चाहिए। क्वेश्चन समझ में आ गया ना। एक प्रतिस्थापित का मतलब है कि हम पढ़ाने को रहने देते हैं, व्यक्ति को ट्रेनिंग दे देते हैं, या फिर व्यक्ति को ट्रेनिंग दे देते हैं, पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। तो वो एक दूसरे के प्रतिस्थापित नहीं है, वो एक दूसरे के क्या है, पूरक है। हमें पहले मानव को शिक्षित करना चाहिए, जैसे अब आप शिक्षित हो रहे हैं, और बाद में उनको प्रशिक्षण देंगे तो एक बेहतरीन मानव पूंजी कहलाएंगे। अब आप बताइए भी, अब हम इसको देखते हैं। शिक्षा व्यक्ति को ज्ञान प्रदान करता है, और कौशल प्रशिक्षण जो उसको ट्रेनिंग देते हैं ना, ट्रेनिंग की बात हो रही, उस ज्ञान का व्यवहारिक प्रयोग करना सिखाता है। जो ज्ञान उसने सीखा, जो आप 10वीं 11वीं 12वीं एमए ग्रेजुएशन करके कर देंगे ना, तो आपने ज्ञान हासिल कर लिया। अब आपको चीज सिखाई जाएगी भी, ठीक है। अब आपको किसी काम की ट्रेनिंग दी जाएगी, और फिर आप क्या करेंगे, उत्पादन करना सीखेंगे। और जो आपने ज्ञान लिया है, जो आपने सीखा था अपनी पढ़ाई के दौरान, उसको आप उपयोग में लाएंगे। उसी चीज को बोला है कि व्यवहारिक उपयोग करना सिखाता है। जो चीज आपने ज्ञान हासिल की, जब उसको व्यवहार में लेके आते हैं, मतलब उससे कोई चीज बनाने लगते हैं, उससे काम करने लगते हैं, इसका मतलब कि उस अपने आपके अंदर जो ज्ञान उसको व्यवहार में ला रहे हैं। आपको आगे बात समझ में, दोनों मिलकर मानव पूंजी की गुणवत्ता, कार्य क्षमता और उत्पादकता बढ़ाते, दोनों मिलकर भी, अकेला नहीं, दोनों भी, शिक्षा भी और आपका ये कौशल प्रशिक्षण भी, जो ट्रेनिंग है आपकी, दोनों मानव पूंजी की क्या बढ़ाते हैं, गुणवत्ता बढ़ाते हैं, उनकी कार्य क्षमता बढ़ाते हैं, उत्पादकता बढ़ाते हैं। यही चीज तुम बार बार पढ़ते आ रहे हैं। इसलिए शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण एक दूसरे के पूरक नहीं कि प्रतिस्थापित। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं भी। तो ये आपका लेसन था अभी। आप बताइए कि आपको लेसन समझ में आया या नहीं आया अभी। इससे बेहतर मैं आपको और क्या समझाऊं। फिर भी आपको किसी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये पसीने आ रहे हैं ना, इस पसीनों के नाम का आपको शेयर करना। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप जल्दी से। आप कहते हैं ना स्क्रीनशॉट नहीं लेने देते, तो उसके लिए लीजिए भी स्क्रीनशॉट, आप खुल के स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 का हो गया। ये उसका निष्कर्ष वाला ले लीजिए। अगर आपने किसी बच्चे ने ले लिया तो उसका निष्कर्ष क्या, प्रौद्योगिकी वाले का ये ले लीजिए भी, ठीक है। प्रौद्योगिकी क्या होता है आपका, प्रौद्योगिकी होता है तकनीक। तकनीक से क्या होता है, नई नई मशीनें लेके आते हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी लेके आते हैं, तो कार्य क्षमता है आपकी, वो सारी चीजें बढ़ जाती है। ये अच्छा भी है और बुरा भी, दोनों काम है। ये उद्यमिता वाला हो गया अभी। उद्यमिता क्या, प्रेरक शक्ति है। उद्यमिता के बिना तो कोई काम होगा ही नहीं। यदि किसी व्यक्ति के मन में ख्याल ही नहीं आएगा उद्यमिता का, तो किस प्रकार से वो होगा भी। ये बिल्कुल आसान है भी। कौन सा कौशल सीखना चाहेंगे, ये तो आपके लिए है भी। ये लीजिए भी, ये हो गया आपका। ये ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ले लीजिए भी। ये तो क्वेश्चन ही है। ये निष्कर्ष वाला ले लीजिए, यहाँ से ये सहायक है आपका, और ये एक दूसरे के पूरक हैं, और वो वाला हो गया भी। और ये आपका लास्ट क्वेश्चन का आंसर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मुझे आप आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।